हेलो बच्चों, आप सभी का स्टडी कर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का जो मैथ का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, वास्तविक संख्या है, उसको पूरा करेंगे। इस चैप्टर में हम लोगों ने एक वीडियो पहले अपलोड किया है, यानी आप एक क्लास हो चुकी है। आज ये दूसरी क्लास है और ये चैप्टर आज कंप्लीट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन कैसे करते हैं। क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में अब कि सिद्ध कीजिए कि एक संख्या या एक संख्या है जो अपरिमेय संख्या है। इस पे तीन तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक तो सीधा सीधा दे देगा, अंडर रूट के अंदर कोई परिमेय संख्या है, जैसे √2, √3, √5, इस तरह के क्वेश्चन कि कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा क्या होगा, इसमें किसी संख्या से गुणा करके देगा, जैसे 5√2 दे दिया, 3√2 दे दिया, इस तरह का। और तीसरा आता है प्लस माइनस के रूप में, जैसे 5 + √3 या 5 - √3, इस तरह की संख्याओं को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए देता है। ये तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो तीनों को हम लोग बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले वाले पे आते हैं, जिसमें हमसे कहेगा √3 को या √2 को या √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। तो क्वेश्चन पहला ले लेते हैं कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन क्या है, √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। इससे पहले आपको अपरिमेय संख्या के बारे में पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या क्या है। तो उसके लिए हम पहले जान लें कि परिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, कोई भी संख्या जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो। P/Q भी कह सकते हैं, A/B भी कह सकते हैं। तो किसी भी संख्या को अगर P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q क्या है, धन पूर्णांक है, यानी पूर्णांक संख्याएं हैं, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह से। और धनात्मक है, प्लस में लेना, नेगेटिव नहीं ले सकते। P और Q क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, और साथ ही साथ इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक एक होता है। इस P और Q जो हम लिख रहे हैं, इसका महत्तम समापवर्तक कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। मतलब ऐसी कोई संख्या नहीं होनी चाहिए जो इन दोनों को ही पूर्णतः विभाजित करती हो, सिवाय एक के। सिर्फ वन ही है ऐसा है जो दोनों को विभाजित करे और कोई विभाजित न करने पाए, यानी इनका महत्तम समापवर्तक एक होना चाहिए। और साथ ही साथ जो ये Q है, ये जीरो नहीं होना चाहिए। जो इसका हर Q है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो कोई भी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हो, जहां Q जीरो न हो और P और Q धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हो और इनका महत्तम समापवर्तक एक होता, वन होता हो, तो तब हम उस संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। और जिसको ऐसा नहीं कर पाएंगे वह हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो इतना कॉन्सेप्ट काफी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बाकी डिटेल में आप क्लास 9th में परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ चुके होंगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। अपने क्वेश्चन को कैसे सिद्ध करेंगे। तीन क्वेश्चन है, ये तीन तरीके के क्वेश्चन आते हैं और तीनों को सिद्ध करने का मेथड अलग अलग है, मतलब तरीका थोड़ा सा अलग है, लिखने का तरीका अलग है, बाकी मेथड तो वही है। मेथड कौन सा प्रयोग करेंगे, विरोधाभास वाला मेथड। मतलब अगर इसे हमें अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कह रहा है तो हम इसे परिमेय मान लेंगे और उसके बाद परिमेय मानते हुए आगे बढ़ेंगे, स्टेप आगे जाएंगे, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो उल्टा मिलेगा, यानी असंभव रिजल्ट मिलेगा, जिसके आधार पर हम कह देंगे कि हमारा मानना गलत था, इसलिए जो सही है वो उसका उल्टा हो जाएगा। तो जैसे कि इसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कह रहा, तो हम मान लेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या, ऐसे लिखेंगे। अभी आपको लास्ट में नोट्स या स्क्रीन पर मिल भी जाएगा, आप वहां से नोट कर सकते हैं। तो माना √2 एक परिमेय संख्या है। पहले हम क्या कर लेंगे, लिखेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब जब √2 एक परिमेय संख्या है तो हम नीचे इसको क्या लिख सकते हैं, √2 = A/B या P/Q, जो भी लिखना चाहे दोनों सही है। कोई भी अल्फाबेट हम प्रयोग कर सकते हैं, A/B या P/Q। चलिए A/B लिख लेते हैं, क्योंकि आपके नोट्स में ए और बी लिखा होगा, तो ए बी कर लेते हैं, A/B। अगर √2 एक परिमेय संख्या, हमने मान लिया कि माना √2 एक परिमेय संख्या है, तो √2 बराबर क्या लिख सकते हैं, A/B, जहां ए और बी क्या है, ए और बी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं और इनका महत्तम समापवर्तक कितना है, एक है, यानी ये सह अभाज्य संख्या है। पिछली वीडियो में सह अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया गया। ऐसी दो संख्याओं का युग्म जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक एक होता है, उसे हम को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो ये सह अभाज्य संख्या ए और बी है और बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां बगल में लिख देंगे ए और बी सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, और b इज नॉट इक्वल टू 0 और b 0 नहीं है।
इतना लिखने के बाद अब क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का होल वर्ग करेंगे, पूर्ण वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो जब इधर स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, √2 का स्क्वायर का मतलब हो गया √2 इंटू √2, जिसका भी स्क्वायर करते हैं उसका 2 बार गुणा हो जाता है। 3 घात कर रहे हैं, क्यूब करते हैं तो 3 बार गुणा हो जाता है, 4 घात रहता है तो 4 बार गुणा हो जाता है। अब √2 और √2 गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा रूट के अंदर, जब दोनों कड़ी के अंदर हो तो कड़ी लगा के दोनों को अंदर गुणा कर लेते हैं, तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, कड़ी में 4 और कड़ी में 4 मतलब 2, यानी 4 का वर्गमूल 2 होता है। बेसिक मैथ है, सिंपल, इतना आना चाहिए आपको। तो ये कितना हो जाएगा, इसका हमने पूर्ण वर्ग किया तो क्या हो गया, 2 कड़ी में 2 का वर्ग, कड़ी में 2 का वर्ग आ गया 2। ठीक, सीधे सीधे कहें कि जब भी स्क्वायर रूट का वर्ग करना हो तो स्क्वायर रूट को हटा दे, वर्गमूल हटा दे, 2 आ जाएगा। चलिए इधर स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे b का स्क्वायर हो जाएगा, a बटे b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बटे b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अगले स्टेप में इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे, तिरछा गुणा, तिर्यक गुणा, तो b स्क्वायर का गुणा 2 में हो जाएगा तो हो जाएगा 2b स्क्वायर, और इधर दाएं तरफ क्या बचेगा, a स्क्वायर। अब आ गया 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो 2 है, 2 है, वह a स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित कर रहा है। ऐसा क्यों कहा गया, जैसे एक संख्या ले लें 8 और दूसरी संख्या ले लें 2, तो हम सभी जानते हैं कि जो 2 होगा वो 8 को पूर्णतः विभाजित कर देगा, कितनी बार में, 4 बार में कर देगा। तो हम 8 को लिख सकते हैं 8 बराबर 2 गुणे 4, 2 गुणे 4। इसका मतलब 2 में 4 से गुणा करने पे 8 आ जा रहा है, इसका मतलब 2 8 को विभाजित कर रहा है, और 4 भी 8 को विभाजित, 4 भी 8 को विभाजित कर रहा है। अगर 2 गुणे 4 बराबर 8 है, इसका मतलब 2 से हम 8 में भाग देंगे तो 4 बार में कट जाएगा, 4 से 8 को भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, मतलब ये दोनों संख्याएं इस 8 को विभाजित करती हैं। तो यहाँ लिखा 2 गुणे b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, इसका मतलब ये 2 a स्क्वायर को विभाजित करेगा, ये b स्क्वायर भी a स्क्वायर को विभाजित करेगा, b स्क्वायर भी a स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसका मतलब ये हुआ। तो हमें जिसकी जरूरत है हम वो प्रयोग करेंगे, हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, हमें जरूरत है इसकी कि 2 a स्क्वायर को विभाजित कर सकता है या करेक्ट कर रहा है, तब क्योंकि गुणा करने पे इतना आ जा रहा है। तो यहां से रिजल्ट निकल रहा है कि 2 a स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करता है। ये हमें कहां से मिला, यहां से। कि लैंग्वेज थोड़ा सा लिखने का अलग हो सकता है, बदल सकता है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, भाषा में ज्यादा डीप में रखने के नहीं कि सेम ऐसे लिखना, थोड़ा बहुत चेंज करके लिख सकते हैं। तो यहां से रिजल्ट निकला कि 2a स्क्वायर को विभाजित करता है, और जब 2a स्क्वायर को विभाजित कर देगा तो a को भी विभाजित करेगा। a क्या है, एक कोई संख्या ही तो है, एक धन पूर्णांक ही तो है, वो कुछ भी हो सकता है। तो अगर a स्क्वायर को 2 विभाजित करता है तो a को भी विभाजित करेगा। कैसे, इसको भी एग्जाम्पल समझते हैं। अगर हमने 16 ले लिया, 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 स्क्वायर, 4 का वर्ग 16 आ जाएगा। अब 2 को देखिए, 2 जो है इस 16 को विभाजित कर देगा, 2 × 16, और इस 4 अगर मतलब 16 करेगा तो मतलब 4 स्क्वायर को भी करेगा, 4 स्क्वायर को भी विभाजित कर देगा, 4 के वर्ग को भी विभाजित कर देगा। अब 4 के वर्ग में क्या दिख रहा है, सिर्फ 4 को देखें तो इस 4 को भी विभाजित कर देगा। तो वही तो यहाँ लिखा है कि 2a स्क्वायर को विभाजित करता है, मतलब 4 स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 2 इस 4 को भी विभाजित करेगा। हर संख्या के साथ ऐसा होगा। अगर 2 से हम विभाजन को देखें तो जिस संख्या के वर्ग को 2 विभाजित करता है उस संख्या को भी विभाजित करता है। तो अगर 2a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2a को भी विभाजित करेगा, ये बात हम नीचे लिख देंगे। तो यहां से क्या निकल जाएगा, इसलिए 2a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा, करता है, कुछ भी लिख सकते हैं, विभाजित करता है, 2a को भी विभाजित करता है। अब जब 2a को विभाजित करता है तो हम क्या लिख सकते हैं, मतलब क्या है कि अगर हमने a में 2 से भाग दिया तो कोई एक पूर्णांक आएगा, अगर ये विभाजित कर देता है तो कुछ ना कुछ पूर्णांक आएगा। जैसे 16 को 2 विभाजित करता है तो 2 × 16 8 आ जाता है, 18 को करता है तो 9 आ जाता है। तो ऐसे ही जब a को करेगा तो कोई ना कोई एक पूर्णांक संख्या आएगी, उस पूर्णांक को हम मान लेते हैं यम है, यम एक क्या है, धन पूर्णांक संख्या है। तो हम ये लिख सकते हैं कि 2 में यम का गुणा करें तो a आ जाएगा। तो यानी 2a को विभाजित करता है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं 2 × m बराबर a, जहां यम क्या है,
एक धन पूर्णांक है। वो कितना होगा ये निर्भर करता है कि यम कितना है, ए कितना है। ए बड़ा होगा तो यम बड़ा आएगा, छोटा होगा छोटा आएगा। यहाँ क्या है, जहां यम एक पूर्णांक संख्या है या धन पूर्णांक लिख देते हैं, धनात्मक ही आएगा। जहां यम एक धन पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब 1 2 3 5 7 8 ऐसे पूर्णांक संख्या रहेगा, दशमलव में भिन्न में नहीं रहेगा। तो 2m बराबर a लिख दिया हमने। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि 2a को विभाजित करता है, तभी हम लिख दिया। चलिए अब क्या करें, इसका स्क्वायर कर देते हैं। इसका क्या करें, स्क्वायर कर दें। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे, पूर्ण वर्ग करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर पूर्ण वर्ग करने पर, पूर्ण वर्ग करने पर इसका पूर्ण वर्ग कर दें। तो पूर्ण वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 2 का वर्ग 4, यम का वर्ग हो जाएगा m स्क्वायर और a का वर्ग हो जाएगा a स्क्वायर। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पर जो 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर था, इसमें इसको प्रयोग करने के लिए गया। इसमें स्क्वायर में था तो हमने इसको b स्क्वायर में कर लिया। इसको मान समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब इस a स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 4m स्क्वायर। इसको उठा कर रख देना समीकरण 1 में। इसको समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर लिख लीजिएगा, समीकरण 1 में रखने पर रखें तो क्या आएगा, 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर के जगह पे क्या रखना है, 4m स्क्वायर रखना है। ठीक, a स्क्वायर के जगह पर रख दिया यहाँ से समीकरण 1 से 2b स्क्वायर, सॉरी समीकरण 1 में, हाँ एक a स्क्वायर का मान यहाँ समीकरण 1 में रख दिया, कितना 4m स्क्वायर। ठीक, चाहे इससे a का मान इसमें रखें या इससे a का मान इसमें रखें, एक ही चीज है। तो समीकरण 1 में मान रख दिया तो ये आ गया 2b स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर। अब 2 से 2 को काट सकते हैं, 2 दूनी 4, यहाँ बचेगा b स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। 2 से 4 को 2 बार में काट दिया तो हो गया b स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। अब जैसे ही ये आया, हम कह सकते हैं कि जो 2 है हमारा b स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करता है। अभी ऊपर जैसे बताया गया था कि किस 2 में किसी संख्या से गुणा करने पर b स्क्वायर आ जा रहा है, इसका मतलब जो 2 है b स्क्वायर को पूरी तरह से विभाजित कर देगा, पूर्णतः विभाजित कर देगा। तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है, इसके नीचे हम लिख लेंगे, इसलिए 2 b स्क्वायर को विभाजित करता है। 2 b स्क्वायर को विभाजित करता है। चलिए यहां साइड में लिख दे रहे हैं, क्या लिख सकते हैं इसके आधार पर, इसलिए हम लिख सकते हैं कि 2 b स्क्वायर को विभाजित करता है। 2 b स्क्वायर को विभाजित करता है। अभी पीछे बताया गया था कि जब 2 किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करेगा तो संख्या को भी विभाजित कर लेगा। तो 2 किसको विभाजित कर देगा, b को। जब b स्क्वायर को कर रहा है तो b को भी विभाजित करता है। अब एक बार ऊपर आया था कि 2 जो है वो a स्क्वायर को विभाजित करता है, नीचे अब आ गया कि 2 b स्क्वायर को विभाजित करता है। यानी 2 एक ऐसी संख्या जो a और b दोनों को विभाजित करती है। और ऊपर हमने कहा है कि a और b क्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इसको √2 को हमने अपरिमेय माना है, √2 को परिमेय माना है, यानी a बटे b के रूप में लिखा है। तो a और b का कोई भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक आना चाहिए, जबकि यहाँ क्या 2 आ जा रहा है। सअभाज्य संख्या क्या होती है, जिनको कोई संख्या दोनों को पूरी तरह विभाजित न करने पाए, एक के सिवा। तो यहाँ पे 2 आ जा रहा है जो a को विभाजित कर रहा है और b को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि जो a b है वह सअभाज्य नहीं है। इसलिए क्या रिजल्ट निकलेगा कि a और b सअभाज्य नहीं है, सअभाज्य युग्म नहीं है, नहीं है। अब जब ये सअभाज्य नहीं है तो क्या आ जाएगा कि √2 परिमेय नहीं है। क्या आ जाएगा, √2 परिमेय नहीं है। या यहीं से यहां से भाषा बदल सकते हैं कि ए बी क्या है, सअभाज्य नहीं है। तो जब ये सअभाज्य नहीं है तो क्या a बटे b परिमेय संख्या हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि अगर परिमेय होगा तो इनको क्या होना पड़ेगा, सअभाज्य होना पड़ेगा। और रिजल्ट आ रहा है कि सअभाज्य नहीं है, तो हम लिख देंगे अतः हमारा मानना गलत है। अतः हमारा मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। और जब ये गलत है तब क्या लिख देंगे लाइन में, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है।
जब परिमेय मानना गलत है तो क्या सही हो जाएगा, अपरिमेय सही हो जाएगा, क्योंकि जो परिमेय नहीं होता वो अपरिमेय होता है। तो √2 एक परिमेय संख्या ये मानना गलत है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, थोड़ी बहुत भाषा बदली जा सकती है, इसके लिए कोई रटना नहीं है कि सेम ऐसे लिखना नहीं है, पैटर्न ही तरीका ही अपनाना है कि पहले √2 को परिमेय मान के बटे बी लिख देंगे, जहां ए बी क्या हो जाएंगे, सहभाज्य हो जाएंगे, फिर पूर्ण वर्ग करके ऐसे पक्षांतर कर लेंगे, रिजल्ट निकालेंगे कि जो 2 है वो ए स्क्वायर को विभाजित करता है, फिर 2 जब ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो ए को भी विभाजित करेगा, फिर वहां से हम एक पूर्णांक एम का प्रयोग करके इस तरह से लिख लेंगे और फिर इसका पूर्ण वर्ग करके मान इसमें रख देंगे, तो रिजल्ट आ जाएगा कि 2 बी स्क्वायर को यानी बी को विभाजित करता है। और जब बी को विभाजित कर देगा यानी ए को भी करता है बी को भी करता है, तो ए और बी सहभाज्य हो जाएंगे, ये सहभाज्य नहीं होंगे, और जब ये सहभाज्य नहीं होंगे तो हमारा मानना ही गलत हो जाएगा कि √2 एक परिमेय संख्या है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह से आप लिखेंगे। अभी लास्ट में आपको नोट्स यहाँ स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन करते हैं, जहां एक करड़ी के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर संख्या दी जाएगी, उसमें एक पूर्णांक से गुणा करके कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है। जैसे एग्जांपल लेते हैं 7√5 का। क्वेश्चन कर दिया हमसे कि सिद्ध करें कि 7√5 कोई भी नंबर हो सकता है, सबका तरीका यही होगा। 7√5 एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, हम मान लेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 इज इक्वल टू पी बटे क्यू, जहां पी क्यू क्या है, सहअभाज्य संख्याएं है, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इतना हम लिख देंगे साइड में। अब इसके बाद इसका करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछा गुणा कर दीजिए। इसका क्या करें, क्रॉस या ऐसे कर देते हैं, इस 7 को इधर ला देते हैं, 7 को सीधे सीधे उधर ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो √5 इज इक्वल टू, इसको ले देंगे p बटे क्यू इंटू 1/7। ठीक, 7 बटे में आ गया, ऊपर एक तो लिख ही सकते हैं, एक का गुणा कहीं भी कर सकते हैं, तो 1/7। चाहे तो √5 को इधर रख दें, इसको इधर रख दें, बात एक ही है। ए बराबर बी लिखें या बी बराबर ए लिखें, दोनों एक ही चीज है। तो ये बाएं तरफ भी हो सकता है, दाएं तरफ भी हो सकता है, इस तरह में लिख दिया हमने। अब हमने मान लिया कि ये परिमेय संख्या था, फिर उसके बाद हमने परिमेय संख्या माना तो p बटे क्यू के बराबर किया, फिर पक्षांतर करके इस तरह से सेट कर दिया। अब देखें यहाँ p बटे क्यू तो परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने परिमेय माना ही है p बटे क्यू को। अब 1/7 भी एक परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या की जो परिभाषा उसके अनुसार 1/7 p बटे क्यू के रूप में लिखा है। ये भी धन पूर्णांक है, भी धन पूर्णांक है, और दोनों को देखेंगे तो इनका मौसा निकालेंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा, यानी कोई ऐसी संख्या नहीं है एक से बड़ी जो इन दोनों को विभाजित कर दे, मतलब दोनों सहभाज्य संख्याएं हैं। तो अगर ऐसा अभाज्य है तो ये क्या परिमेय संख्या है, और p बटे क्यू को परिमेय माना ही है। तो जब दो परिमेय संख्याओं का गुणा किया जाए तो गुणनफल भी परिमेय संख्या आता है। तो यहाँ हम नीचे लिख देंगे कि चूंकि p बटे क्यू गुणे 1/7 एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, या है, कुछ भी लिख दो, होगा या है। तोड़ के भी लिख सकते हैं कि चूंकि p बटे क्यू और 1/7 परिमेय संख्या है, अतः इनका गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, बात वही है। तो जब ये एक परिमेय संख्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया, तो किसके बगल में लिखा हुआ है, √5 के बगल में लिखा हुआ है, √5 के बराबर लिखा हुआ है। तो जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा, क्योंकि एक परिमेय और एक अपरिमेय बराबर हो ही नहीं सकता। तो अगर ये परिमेय है तो इसको भी परिमेय होना पड़ेगा, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। ऐसा कब आ रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है, रिजल्ट तो आ रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या, लेकिन कब, जब हमने 7√5 को एक परिमेय संख्या माना तब ये आया। और हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, पिछला हमने भी सिद्ध भी किया है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो √5 भी अपरिमेय होगा, √3 भी होगा, √7 भी होगा। तो जो सिद्ध हो चुके हैं उसका हम अगले में प्रयोग कर सकते हैं, एक तरह का जो सिद्ध होगा वो दूसरे में प्रयोग हो जाएगा। तो √5 क्या होता है, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या होता है, हम ये जानते हैं, तो लिख देंगे नीचे। चूंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, चूंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारा मानना गलत है
कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है या होगी। ठीक, इस तरह से इसको लिखेंगे। यहां आने के बाद क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारा मानना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है या होगी, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, अब लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो समझते हैं, जहां योगफल या अंतर के रूप में दिया होगा एक परिमेय संख्या और साथ में एक अपरिमेय संख्या करड़ी के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर, और कहेगा सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है, जैसे 5√3 या 5 - इस तरह से दे देगा, ये 5 + √3 या 5 - √3 प्लस माइनस के रूप में। ठीक, दोनों एक ही तरीके से सिद्ध होंगे। कैसे करेंगे? पहला काम वही है, माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है, और जैसे इसको परिमेय मानेंगे बराबर P/Q लिख लेंगे और लिख देंगे PQ क्या है, सभाज्य संख्याएं हैं, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया। अब जैसे इसको ऐसा मान लिया, अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, इसको थोड़ा सा सरल करेंगे। क्या लिख देंगे, √3, 5 को लेकर चले जाएंगे उधर, इधर +5 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। P/Q -5, ये पता होना चाहिए कि ये 5 है, इधर कोई चिन्ह नहीं है, मतलब धनात्मक है, प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ क्योंकि जुड़ा हुआ है, बीच में प्लस साइन है, जुड़ा घटा हुआ हो तो उधर जाके चिन्ह बदल लेता है, तो जोड़ा या घटाया जा रहा हो तो उधर जाके चिन्ह बदल जाएगा, तो प्लस तो उधर जाके माइनस हो गया। ये हो गया। अभी P/Q परिमेय संख्या है, 5 परिमेय संख्या होता है क्योंकि हम इसको 5/1 लिख सकते हैं। यहाँ 5 और 1 क्या है, सभाज्य संख्याएं, क्योंकि कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को विभाजित कर दे एक के सिवा, तो ये सभाज्य संख्याएं, धन पूर्णांक है, इसका मतलब 5 हमारी एक परिमेय संख्या है। ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, क्योंकि इसको परिमेय मान के ही चलना है P/Q को, तो एक परिमेय और दूसरा परिमेय, दोनों का अंतर हमेशा परिमेय आएगा। दो परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय संख्या आता है, परिमेय संख्या आता है। दो परिमेय संख्याओं का योगफल भी परिमेय संख्या आता है। तो अगर यहाँ माइनस दिया होता, यहाँ माइनस दिया होता तो हम क्या करते, इसको उधर ले जाके प्लस कर देते और P/Q के इधर ले आते। जैसे अगर ये 5 - √3 एग्जाम में पूछ दे और बराबर P/Q हम मान लें, तो क्या करेंगे, इसको जाके प्लस कर देंगे, P/Q के इधर ला देंगे, तो 5 इधर आके वो माइनस हो जाएगा P/Q, और उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस √3, उधर जाके प्लस √3 हो जाएगा वो। तब ये परिमेय संख्याओं का अंतर यहाँ आ जाएगा, यहाँ परिमेय संख्याओं का अंतर यहाँ भी आ रहा है, तो दोनों कंडीशन में ही चीज जाएगा। तो परिमेय संख्याओं का अंतर भी क्या होगा, परिमेय होगा, परिमेय संख्याओं का योगफल भी परिमेय होगा। तो P/Q और 5 परिमेय है, तो ये पूरा दाया पक्ष जो है परिमेय हो जाएगा, तो हम लिखेंगे चूंकि P/Q -5 एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होती है, होगी या है, कुछ भी लिख सकते हैं, इसलिए √3 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी, √3 भी एक परिमेय संख्या होगी या है। ये आ गया। ये कब आया, जब हमने ये माना कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या है, तो हमें रिजल्ट मिला कि √3 एक परिमेय संख्या। ये विरोध कर रहा है, क्या विरोध कर रहा है, हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या, दुनिया जानती है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो लिखेंगे कि हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारा मानना गलत है कि 5 + √3 एक परिमेय संख्या है, अतः 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या होगी या है। तो इस तरह से हम इसको, इन क्वेश्चंस को सिद्ध करते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा वास्तविक संख्या वाला चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे नया चैप्टर, तो प्लीज तब तक वीडियो को पूरा देखें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और स्क्रीन पे आपका नोट्स दिख रहा है, इसको स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स अच्छे से